आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। सेट्स जो चैप्टर है बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि अगर सेट्स क्लियर नहीं होगा तो रिलेशन नहीं पता लगेगा, फंक्शन नहीं पता लगेगा। अगर फंक्शन नहीं पता लगा तो हम रियल मैथमेटिक्स कभी भी नहीं कर पाएंगे। और जो 11th में सेट की इंपॉर्टेंस है वो इसलिए भी है क्योंकि हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे, वहां पर भी सेट की इंपॉर्टेंस है। प्रोबेबिलिटी में भी सेट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेट है क्या चीज। पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं सेट की। एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन। एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन। सबसे पहले बात करेंगे हम कलेक्शन, किसी भी चीज की कलेक्शन। लेकिन वो कलेक्शन कैसी होनी चाहिए? वेल डिफाइंड होनी चाहिए। अब इस वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है? अगर वेल डिफाइंड नहीं होगी तो उसे हम सेट नहीं कहेंगे। जैसे बात करते हैं हम बात करते हैं आपके पास एक कलेक्शन है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। अब हमने क्या किया है, एक ग्रुप लिया है। कौन सा ग्रुप लिया है? कलेक्शन ले लिया है बच्चों की। कौन से क्लास की ली है? 11th। अब उसमें सिर्फ कौन से बच्चे इंक्लूड हैं? 11th क्लास के बच्चे इंक्लूड हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ग्रुप में क्या करता हूं, 12th क्लास के, 9th क्लास के, 10th क्लास के बच्चे भी इंक्लूड करता हूं और कहता हूं फिर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, तब ये वेल डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि मैं बात की सिर्फ क्लास 11th के स्टूडेंट की। तो उसमें सिर्फ कलेक्शन किसकी आएगी? 11th क्लास के स्टूडेंट्स की ही आएगी। जैसे मैं बात करता हूं रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया, अब मैं कोई भी रिवर्स ले लूं इंडिया के, जैसे चिनाब ले लूं, गंगा ले लूं, यमुना ले लूं। तो अगर मैं इस कलेक्शन को ले रहा हूं तो ये एक सेट है। हां, लेकिन अगर मैं कोई बाहर की रिवर इंक्लूड कर दूं, जैसे मैंने नाइल इंक्लूड कर दी इसमें, तो तब ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगी। अगर मैं बात करूं, जैसे मैं बात करता हूं, अब मैथमेटिक्स की एग्जांपल लेते हैं। ऐसे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब मैंने कलेक्शन ले लिया, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब ये सारे नंबर कौन से हैं? नेचुरल नंबर हैं, तो ये एक सेट होगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, एक ले लो जैसे 7.5, तो 7.5 जो है नेचुरल नंबर नहीं है, तो उस केस में ये सेट नहीं होगा। क्लियर हुआ कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि वो प्रॉपर्टी उसमें एग्जिस्ट करनी चाहिए। जब आप किसी कलेक्शन का सेट बना रहे हो और जो सेट कोई प्रॉपर्टी क्या कर रही है, बता रही है कि इस प्रॉपर्टी से क्या सेट बनेगा, क्या कलेक्शन बनेगी, वो हर एक एलिमेंट वो क्या करना चाहिए, उसका हर एक ऑब्जेक्ट वो क्या करना चाहिए, उस प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे यहां पे मैंने कलेक्शन ली थी, 1 कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 5 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है, लेकिन 7.5 कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि 7.5 नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये सेट नहीं होगा। तो अब थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट क्लास 11th, ये भी एक सेट होगा। रिवर्स ऑफ इंडिया, ये भी एक सेट होगा। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी एक सेट होगा। रियल नंबर्स, वो भी एक सेट होगा। तो इस तरह से हम ढेर सारी इसकी एग्जांपल्स बना सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जनरल तरीका क्या है इसको रिप्रेजेंट करने का? 2 तरीकों से हम सेट को क्या कर सकते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स किस तरह से? एक रूस्टर फॉर्म में, और रूस्टर फॉर्म और इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और एक होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखते हैं रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में इसको हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले किसी भी सेट को हम क्या करते हैं, किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं सेट ऑफ
prime numbers less than 5. Set of prime number less than 5. तो मान लो इसको मैं ए से डिनोट कर लेता हूं, और कैसे लिखते हैं, किसी भी सेट को हम ब्रेसिस के अंदर लिखते हैं, कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिखते हैं। क्लियर? और जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, या आप ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हो। और हर एक एलिमेंट को हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा से सेपरेट करते हैं। क्लियर? देखते हैं ऐसे, जैसे मैं लिखता हूं, अब मैंने क्या किया, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 5। तो लेस देन 5 के जो प्राइम नंबर है वो कौन कौन से, आपका एक 2 है और 3 है, और कोई है, और कोई नहीं है। तो ये क्या होगा, एक सेट होगा। और ये सेट कौन सी फॉर्म में लिख दिया हमने, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हैं, और सारे कॉमर्स को हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, एक कर्ली ब्रेसिस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? फिर अगर इसी को मैं क्या करता, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म जो है, इसी को लिख रहा हूं मैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को इसको एक प्रॉपर्टी के थ्रू लिखते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं, वो वेरिएबल बताता है कि जो आपकी स्टेटमेंट है सेट की, वो उसको कैसे पोजेस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ऐसे मैंने यही लिया, a इज इक्वल्स टू, कैसे लिखेंगे, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, उसको हम स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं, जैसे मैंने x। अब ये x किसको डिनोट कर रहा है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को। ठीक है, सच दैट, अब ये x क्या है, आपका प्राइम नंबर है। अब देखो x सच दैट, सेमी कॉलम्स को हम क्या पढ़ेंगे, सच दैट, कई जगह पे आपको ये ऐसे भी मिलेगा, सच दैट x is less than 5, comma x is a prime number। देखिए वही चीज है, इसको कन्वर्ट कीजिए। x एक वेरिएबल ले लिया, वो वेरिएबल हमें क्या होता है, वो प्राइम नंबर है, और वो कैसा प्राइम नंबर है, लेस देन 5। क्लियर? एक और देखते हैं, जैसे मैंने प्राइम नंबर, एक इंग्लिश अल्फाबेट्स की बात करते हैं। बी एक सेट लिया मैंने, कौन सा सेट ले लिया, सेट ऑफ वॉवल्स ले लिया। ठीक है, वॉवल्स का सेट ले लिया, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए ई आई ओ यू। ये रोस्टर फॉर्म आ गई इसकी। उसके बाद अगर इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, एक्स सच दैट x is a vowels in English alphabets। क्लियर? क्लियर हुआ? सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 5 की बात की थी हमने, कैसे लिखा था कि आपने क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में कैसे करना है, बहुत सारे प्राइम नंबर लिखने हैं जो लेस देन 5 होंगे। कैसे लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे, सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स में रखेंगे, और उसको सेपरेट करेंगे इन्वर्टेड कॉमा से। और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में करना होगा, क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, वो वेरिएबल हमें क्या बताएगा, कौन सा प्राइम नंबर, लेस देन 5। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी सेट आएंगे जिसमें होगा आपके पास कि हम उसको रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में तो कन्वर्ट कर पाएंगे, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में होंगे अगर, उसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। उसकी बात हम आगे करेंगे। तो ये था तरीका बेटा, किसको रिप्रेजेंट करने का, सेट को रिप्रेजेंट करने का। सेट को हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। अब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें ध्यान रखनी है आपके पास, मान लो मैंने एक सेट बिल्डर फॉर्म लिखी। सेट बिल्डर फॉर्म क्या लिखी, a इज इक्वल्स टू x सच दैट x is the letters of word
स्कूल। अब में सेट बिल्डर फॉर्म है आपके पास, इसको आपने क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहां से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा हमें। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एस कॉमा सी कॉमा एच कॉमा ओ। अब यहां पर 2 बार ओ आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, एक ही बार ओ लिखना है। क्लियर। तो यहां से हमें पता लगता है कि जब भी आप रोस्टर फॉर्म लिखोगे तो जो वर्ड्स या जो लेटर्स या जो नंबर्स एक से ज्यादा बार आ रहे हैं उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। ओ हाँ, ऑर्डर आप आगे पीछे लिख सकते हो, जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सी एस एच सी एल ओ, इससे कोई भी मैटर नहीं करेगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट्स को इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हो, लेकिन दो एलिमेंट्स को 2 बार नहीं लिखना है। एक से ज्यादा एलिमेंट्स को आपने 2 ज्यादा बार रिपीट नहीं करना है, उसको एक ही बार आप क्या करोगे, लिखोगे। क्लियर। तो ये चीज की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। उसके बाद बात आती है आपके पास टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट की टाइप्स। सबसे फर्स्ट पे हम बात करेंगे एम्प्टी सेट। अब ये एम्प्टी सेट क्या है, एम्प्टी का मतलब खाली, या इसको हम नल भी बोल सकते हैं या वाइड सेट भी बोल सकते हैं। मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा सेट होगा, उसको लिखने की जरूरत क्या है। तो देखो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है आगे। मान लो एक सेट लिख रहा हूं मैं, ए एक्स सच दैट एक्स इज अ x is greater than 1 less than 2 where x belongs to नेचुरल नंबर। देखो मैंने कौन सी फॉर्म लिखी है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है। इसका मतलब क्या है, x कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है, और मैं x कौन सा नंबर ले रहा हूं, नेचुरल नंबर कौन सा ले रहा हूं, ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो ये कौन सा सेट हुआ आपका, एम्प्टी सेट। और इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं, या तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं या इसको फाई सिंबल से हम डिनोट करते हैं। क्लियर। तो एम्प्टी सेट, नल सेट, और इसको हम वाइड सेट। कौन सा सेट होगा, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। उसके बाद सिंगलटन सेट। काफी इजी है, अगर आपको सेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई तो टाइप्स काफी इजी है इसकी। सिंगलटन सेट, सिंगलटन से पता लग रहा है आपको, सिंगल मतलब जिसमें एक ही क्या होगा, एलिमेंट होगा। जैसे मैं एक सेट ले रहा हूं, b इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेम वही ले ली मैंने एग्जांपल, सिर्फ चेंज क्या किया, यहां पर चेंज कर दिया कि जो x है वो नेचुरल नंबर है, कैसा है, 1 से बड़ा 3 से छोटा। तो वो कौन सा नंबर होता है, b इज इक्वल टू कौन सा होगा, ये इसकी आगे सेट बिल्डर फॉर्म, ये इसकी रोस्टर फॉर्म, एक ही एलिमेंट है, और ये कौन सा सेट होगा आपका, सिंगलटन सेट। उसके बाद हम बात करेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। जैसे मैं एक सेट लिख रहा हूं, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ये मैंने एक सेट लिख लिया, ये रोस्टर फॉर्म लिखी है। ये कौन सी फॉर्म है आपकी, a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज लेस देन इक्वल्स टू 6 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर। अब देखो इसमें डेफिनेट एलिमेंट्स हैं, मतलब इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जिस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। और जिस सेट में क्या एलिमेंट्स होंगे, कैसे एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। जैसे इसी को मैं ऐसे लिखता, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, सॉरी इसको b देता हूं ना, 5 so on। ये खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सेट कौन सा सेट होता है आपका, इनफाइनाइट सेट होता।
ठीक है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कौन सा होगा, फाइनाइट सेट। जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। तो इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखता, x इज सच दैट x इज सीधे ऐसे लिख दो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सीधी सी बात, क्लियर। अब मैंने बात की थी कि बहुत सारे ऐसे सेट हैं जो सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिख सकते हैं लेकिन उसको प्रॉपर हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे पहले हम बात करेंगे कुछ सेट हैं जिनको हम कॉमन सिंबल से डिनोट करते हैं, जैसे n इन नेचुरल सेट्स, r रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर, z सेट ऑफ इंटीजर, कभी कभी i भी लिखते हैं। अगर z प्लस लिखूंगा, z माइनस लिखूंगा, ये क्या होगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। फिर इसी तरह q सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब देखो मैं दो की बात कर रहा हूं, जैसे q और r की बात करता हूं। जैसे मैं लिख दिया एक r कौन सा सेट है आपका, r इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r, या a लिख देता हूं उसको, ठीक है, r ही लिख दो क्योंकि r से डिनोट करते हैं। अब ये क्या बता रहा है, जो r है, x है, वो क्या है, रियल नंबर। क्या इसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों, देखो जब इसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, जैसे आपने लिख लिया 1, भाई इसके बाद 1.1 भी तो हो सकता है, 1.01 भी तो हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे रियल नंबर, जो जितने भी सारे नंबर्स हैं ये कौन से होंगे आपके, रियल नंबर। तो कुछ सेट ऐसे होंगे इनफाइनाइट सेट जिसको आप क्या कर सकते हो, फाइनाइट सेट भी हो सकते हैं वो, कुछ ऐसे फाइनाइट सेट भी हो सकते हैं जिसके आप सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर। ये तो था, सिंपल सा था। अब इसमें थोड़ा सा टेक्निकल चीजों की बात करेंगे सबसे पहले सबसेट की। इसमें काफी सारी कंफ्यूजन है बच्चों को। कुछ बच्चे सिंबल से इसको डिनोट करते हैं ऐसे, कुछ जगह पे ऐसे भी पढ़ाया जाता है। अब दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि वो क्या चीज है, ये क्या चीज है और ये क्या चीज है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं सबसेट क्या चीज है। मान लो आपके पास एक सेट ए है, मैंने बात की 1 2 3। एक सेट बी है 1 2 3 4 5। क्लियर। अब ध्यान से देखना, जो सेट ए है उसके सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट हैं, सेट बी में। अगर किसी एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हैं, सारे के सारे एलिमेंट, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन द सेट बी, देन सेट ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, पहले मैं ऐसे लिख रहा हूं उसको, ए इज द सबसेट ऑफ बी। डेफिनेशन क्या है इसकी, इफ ऑल द elements of set A are present in set B। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, A is the subset of B। क्लियर। अब कई जगह पे आपको बात आती है भाई, कई जगह पे आपको ये वाला साइन भी मिलता है। इसका मीनिंग होता है प्रॉपर सबसेट। इसका मीनिंग क्या है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट पे आने से पहले मैं बात करूंगा, जैसे एक सेट ले लिया मैंने, ए 1 2 3, B इज इक्वल्स टू
3 2 1। तो यहां पर क्या होगा? A इज द सबसेट ऑफ B, बट A is not the proper सबसेट ऑफ B। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, प्रॉपर सबसेट के लिए क्या कंडीशन होती है? प्रॉपर सबसेट के लिए कंडीशन होती है कि आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास क्या होना चाहिए कि प्रॉपर सबसेट में एक ऐसी कंडीशन होती है कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो किसमें ना हो? ए में ना हो। क्लियर हुआ? क्या कहा मैंने? प्रॉपर सबसेट के लिए क्या कंडीशन होती है? पहले सबसेट के लिए क्या कंडीशन होती है? ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। फिर प्रॉपर सबसेट के लिए क्या होगी? ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, लेकिन बी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो किस में प्रेजेंट नहीं हो? ए में प्रेजेंट नहीं हो। क्लियर? तो इसका ध्यान रखना है। हालांकि इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर सबसेट का कंसेप्ट यहां पे कम ही यूज किया गया है, ज्यादातर हम सबसेट की बात ही यहां पर हम करते हैं। उसके बाद बात आती है ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट, भाई ऑर्डर का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है। अगर एक सेट आपके पास है 1 2 3 4 5, ऑर्डर का मतलब एक सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? एक सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं? तो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सेट। तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? n ऑफ a, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट A। तो कितने प्रेजेंट है इसमें? 1 2 3 4 5। क्लियर? तो जब ऑर्डर पता लग गया, उसके बाद बात करते हैं हम किसकी? इक्वल सेट्स की। एक सेट A लिख रहा हूं 1 2 3, एक सेट B लिखा मैंने 2 1 3। भाई दो सेट कब इक्वल होंगे? सबसे पहले दो सेट इक्वल कब होने चाहिए? उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। और जो एलिमेंट ए में प्रेजेंट है वही किस में प्रेजेंट होने चाहिए? बी में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए इसमें? दो सेट इक्वल कब होंगे? जब आपके पास क्या होगा? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द set A is equals to the same number of element present in set A is equals to the element present in the B। आपके पास क्या होना चाहिए? जो एलिमेंट A में प्रेजेंट है वही एलिमेंट किस में प्रेजेंट होना चाहिए? B। और उनका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? सेम। ऐसा अगर होगा तो दोनों सेट क्या होंगे? आपके इक्वल सेट होंगे। क्लियर हुआ? उसके बाद बात करते हैं इक्विवेलेंट। ये A is equal to B ऐसे लिख दोगे, इक्विवेलेंट सेट्स। अब इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं, सेम एग्जांपल लिख रहा हूं, A इज इक्वल्स टू 1 2 3, B इज इक्वल्स टू 4 5 6। ऑर्डर सेम है लेकिन एलिमेंट्स अलग अलग हैं। जब दोनों सेट का दोनों सेट के एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। दो अगर सेट कोई भी इक्वल सेट है वो हमेशा इक्विवेलेंट सेट भी होंगे। तो जैसे देखो यहां पर ऑर्डर ऑफ ए क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो ये दोनों सेट क्या होंगे? ए इज इक्विवेलेंट टू बी। क्लियर? उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सेट है पावर सेट। अब देखिए पावर सेट का मीनिंग क्या है। एक सेट ले लेते हैं A इज इक्वल्स टू 1 2। क्लियर?
अब इस सेट के एलिमेंट से आप कितने सबसेट बना सकते हो? एक सेट के एलिमेंट से आप कितने सबसेट बना सकते हो? जो वो एक पूरा सेट बनेगा, उसी सेट को हम क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। जैसे एक चीज ध्यान रखना, कोई भी आपके पास सेट होगा, उसमें सबसे पहला सेट कौन सा होगा? सही, सबसे पहला एलिमेंट एक उसमें सेट बनेगा 5। फिर देखो उसको मैं ऐसे बना सकता हूं 1, फिर 2, फिर क्या बनेगा 1 2। अब ये मत बोलना 2 1, 1 2 और 2 1 एक ही है। तो इसका जो पूरा सेट बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? पावर सेट। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इस तरह से। क्लियर? और पता कैसे लगता है? किसी भी, अगर आपके पास कोई भी एक क्या है, सेट है ए, तो उसका पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? 2 raised to power n, where n is the number of elements, where n is the number of elements। क्लियर? जैसे मान लो आपके पास, देखो ऐसे यहां पर क्या था? 2 raised to power कितने एलिमेंट्स थे? 2। तो कितना आया? 4। तो 1 2 3 4 सबसेट बने। अगर इसी तरह यहां पर कितने होते? 3। तो ये कितने बनने थे? 2 raised to power 3 कितना होगा? 8। तो 8 बनने थे। क्लियर? तो एक क्वेश्चन देखेंगे, वहां से पूरी जो अभी तक किया हमने वो क्लियर हो जाएगा। मान लो एक सेट लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? अब देखो, अब ये 1 2 3 4 7, पहले सिर्फ इसकी बात करता हूं, इसको बाद में देखते हैं। ये सारे एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहे हैं? ए सेट को। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे 1 बिलोंग्स का साइन क्या होता है? ये एप्सिलॉन। इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ये एप्सिलॉन है, ग्रीक वर्ड है ये। जैसे इसको मैं लिख सकता हूं 1 बिलोंग्स टू ए। भाई ठीक है, देखो 1 जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है? सेट ए को बिलोंग कर रहा है। 2 ऐसे भी लिख सकता हूं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 10 बिलोंग्स टू ए। ये फॉल्स है क्योंकि 10 इसमें है ही नहीं। इसको मैं ऐसे लिखूंगा। इसका मतलब क्या होगा? डज नॉट बिलोंग्स टू। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 5 बिलोंग्स टू ए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये गलत है। अब ध्यान देना, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ये चौथा एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है। ये 5 6 जो कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, ये एक सेट नहीं है, ये पूरा एक क्या है? इसका एलिमेंट। और ये इसका नेक्स्ट वाला एलिमेंट है। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। हाँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 6 बिलोंग्स टू ए। ये पूरा क्या है? एलिमेंट। अगर इसको मैं सेट बनाऊं, ये कैसे बनेगा? इस तरह से। अब ये क्या होगा? ये एक सबसेट बन गया ए का। बस इस चीज का ध्यान रखना है आपने। क्लियर हुआ? ये पूरा एक एलिमेंट है। अगर ऐसे लिखोगे ऐसे 6, ये डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर? तो इस टॉपिक में इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन।